सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर समझें, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें भारत और महामंदी, कल भी महामंदी के बारे में पढ़ा था विश्व स्तर पे। अब आज का टॉपिक है भारत में महामंदी की क्या स्थिति रही उस समय, महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा। इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी, क्योंकि पूरा विश्व एक तरह से एक दूसरे से जुड़ गया था। इसलिए इस आर्थिक मंदी का तो असर सभी पर पड़ना था। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक पहुंच जाती थी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ चुके थे इसलिए, और उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। अभी पहले हमने देखा था कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। चूँकि हमारा देश औपनिवेशिक इंग्लैंड का उपनिवेश बना हुआ था, तो चूँकि अंग्रेजी शासन यहाँ चल रहा था और वो यहाँ से कच्चा माल ले जा रहे थे और तैयार माल यहाँ के बाज़ारों में बेचा जा रहा था। तो इसी वजह से महामंदी ने भारतीय व्यापार को फ़ौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घट गए और घटकर आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें गिरने लगीं तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। अब यहाँ किसान और काश्तकार में थोड़ा अंतर समझ लें। किसान जिनकी पास ज़मीनें छोटे टुकड़ों में होती है और काश्तकार जो बड़ी ज़मीन के मालिक होते हैं, तो इन दोनों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादकों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। यानी कीमत गिर गई, पैदावार से कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन लगान बराबर देना पड़ रहा है। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाज़ार के लिए उपज पैदा करते थे, जैसे बंगाल के जूट और पटसन उत्पादक कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थीं। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% यानी 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे कि हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो कर्जे भी ले लिए थे, उनकी हालत उपज का सही मोल न मिलने के कारण, यानी इतनी मंदी आ गई कि उसकी कीमत सही नहीं मिली उनके माल की। इस वजह से उनके वो दिनों दिन कर्ज़ों में डूबते चले गए। पूरे देश में काश्तकार पहले से ही ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, यानी जो भी बचत थी वो खर्चे में चली गई। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे वो भी बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। अब निर्यात क्यों करने लगा? क्योंकि अंग्रेजी शासन है यहाँ पे, तो वो तो जिस चीज़ का निर्यात करना चाहेगा करेगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली, और इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी, यानी हम जो भी अंग्रेजी सरकार नियम बनाएगी वो नहीं मानेंगे, आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही
जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बनाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त।